आपको आर्टिकल 200 पता होगा, गवर्नर के पास पावर क्या क्या है। आर्टिकल 213 भी आपको याद होगा अभी, है ना। ऐसे आर्टिकल आपको याद हो जाते हैं जब आप रिवीजन बार बार कर रहे होते हो, ठीक है। इसलिए क्या डाउट है, आ जाओ भैया, एक तो समझते नहीं, मैं कितनी बार बोलूं जब एफआर पढ़ रहे हैं वहीं पे रहा करो। बताओ क्या डाउट है, आओ बोलो। हेलो, गुड मॉर्निंग हम्म सर। बताओ सर बताओ। मैं ये कह रहा था सर कि सर मेरे क्या कहते हैं टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं सर, रैंक भी आ रही है सर, अंदर कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है कहां सर से है मुझे बता कॉन्फिडेंस? सर। हमारा जो ये फंडामेंटल राइट है ये भी उसी फॉर्म में लिखा गया है, उसी तरीके से लिखा गया है, इसमें हक लोगों को दिए गए हैं, इसलिए हम इसको बोल देते हैं कि ये हमारा मैग्ना कार्टा है भारत का। राइट, अगेन क्वेश्चन बन जाएगा यहां से कि किस पार्ट को या किस आर्टिकल को, किन किन आर्टिकल्स को या फिर किस चीज को हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं। करेक्ट, आगे। इट कंटेन्स अ वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ जस्टिसेबल एफआर। नाउ व्हाट इज दिस वर्ड जस्टिसेबल? आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा फंडामेंटल ड्यूटी, आगे आप पढ़ोगे डीपीएसपी, और वहां मैं आपको बोलूंगा कि ये दोनों चीज नॉन जस्टिसेबल है। दोनों में अंतर क्या होता है सर? जस्टिसेबल का मतलब आज के दिन आप जाओगे कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाओ चाहे हाई कोर्ट जाओ, आप कोर्ट जा सकते हो कि सर जी मुझे ये वाला अधिकार नहीं मिला है। राइट, मेरे पास ये अधिकार क्यों नहीं है, मैं भी तो 10 लाख कमाता हूं, मेरे पे इनकम टैक्स क्यों नहीं है, मेरे को ऐसे क्यों छोड़ रहे हो, है ना। तो आप जा सकते हो कोर्ट, यानी कि अगेंस्ट एफआर, क्योंकि आपको ये सरकार के अगेंस्ट मिल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, यानी आपको नहीं मिला है, यू कैन गो टू द कोर्ट एक्सेप्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी। जब हमारे ये सस्पेंड हो जाते हैं, वो कौन कौन से थे वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एफआर के अगेंस्ट आप कोर्ट जा सकते हो, इसीलिए हम कहते हैं कि एफआर हमारे जस्टिसेबल है। बट जो चीजें हमारे डीपीएसपी में लिखी गई हैं, जो चीजें हमारी ड्यूटीज हैं, उनके अगेंस्ट आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। अगर डीपीएसपी में लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, आर्टिकल 44 में नहीं है, तो ये नहीं कि आप कोर्ट पहुंच जाओगे, क्यों नहीं है। राइट, अगर लिखा है वहां पे कि लीगल एड मिलेगा, गरीबों को फ्री लीगल एड दिया जाएगा, अगर लिखा है कि वहां पे एनवायरमेंट के अगेंस्ट या आपको एल्कोहल ये सब सेवन नहीं करना चाहिए, सरकारी इंश्योर करेगी, इसका मतलब ये नहीं है राइट कि आप इनके अगेंस्ट जाके कोर्ट पहुंच जाओ। तो अभी के लिए राइट नाउ जो हमारे एफआर हैं उनके अगेंस्ट यू कैन गो टू द कोर्ट, यू कैन क्वेश्चन गवर्नमेंट, बट यू कैन नॉट क्वेश्चन गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड कि भैया ये चीज हमारा मेंशन है डीपीएसपी में। डीपीएसपी सिंपली कुछ हमारे मोरल ऑब्लिगेशन, इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं। अब मैं क्लास ना लूं, मान लो आज मैं बोलूं भैया जी बहुत हो गया, बहुत पढ़ा तुम लोग को, बहुत इतना पढ़ लिया है, दिन में दो दो तीन तीन क्लास करके दिमाग खराब कर दिया है, जाओ भाग जाओ। तो इसके अगेंस्ट आप कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट मतलब कि मेरे पास आ सकते हो, ऐसा ना करो ऐसा ना करो, यही हुआ कोर्ट, ठीक है। ये कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलूं कि आज से कोई टेस्ट नहीं होगा, अगर मैं आपको बोलूं आज से कोई टेस्ट नहीं होगा, क्या उसके अगेंस्ट आप बोल सकते हो? क्या नहीं बोल सकते, बिकॉज़ यू आर नॉट टेस्ट। ये है कि आप उन चीजों को पढ़ो तो आपके पेपर में आएगी। टेस्ट तो भैया जी एक्स्ट्रा आपके लिए चीजें हैं कि आपको मैं रिवीजन में भी कैसे हेल्प करूं। तो टेस्ट इज लाइक डीपीएसपी जो मेरी मोरल ऑब्लिगेशन है एज अ टीचर। मेरा सिर्फ काम ये नहीं कि आपको पढ़ा के बता दूं, मैं मेरा काम ये भी है कि भैया जी मैं आपको रिवीजन में हेल्प करूं, पेपर में कैसे आते हैं, पेपर सॉल्विंग में हेल्प करूं, जिन टॉपिक्स में डाउट होता है उनमें हेल्प करूं। दैट इज माय मोरल ऑब्लिगेशन। इन द सेम वे गवर्नमेंट हैज मोरल ऑब्लिगेशन मेंशन्ड इन द फॉर्म ऑफ डीपीएसपी। क्लियर है? गुड, ओके। जस्टिसेबल एंड जुडिशियल व्यू सेम नहीं है यार। जस्टिशियल का मतलब आप कोर्ट जा सकते हो, जुडिशियल व्यू तो आपने देखा कि यार कोर्ट खुद से सुमोटो ले सकता है, अपने डिसीजन को वो रिव्यू भी कर सकता है, यानी कि दोबारा भी देख सकता है कि यार मैंने क्या बोला था अभी क्या बोला है, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकता है। लखनऊ आ जाओगे तुम, अच्छा बेटा क्यों नहीं, ठीक है। तो इससे आसान एग्जांपल मैं आपको क्या दूं तो समझना, यहां से भी आपको स्टेटमेंट मिले हैं पेपर में। ध्यान रखो पॉलिटी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे, डायरेक्ट पढ़ के आएंगे। स्टेटमेंट में लिखा रहेगा कि हमारा एफआर इज नॉन जस्टिसेबल। अब आप सोचोगे यार ये वर्ड क्या है नॉन जस्टिसेबल, तो इसका मतलब ये है जो चीज जस्टिसेबल होती है उनके अगेंस्ट यू कैन गो टू द कोर्ट, जो चीज नॉन जस्टिसेबल है उनके अगेंस्ट वाला यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट। सिंपल, आगे नेक्स्ट। तो दे आर गारंटीड भाई, यहाँ पे एफआर इन कॉन्स्टिट्यूशन आर मोर एलाबोरेट फॉर्म में है दैन एज कंपेयर टू एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश में जैसा वही बात है, इतना रिटन इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, दुनिया का सबसे बड़ा, तो ऑब्वियसली हर चीज बहुत एलाबोरेट फॉर्म में है। हमने लिया तो यूएसए से है, लेकिन उनसे भी बेटर, उनसे भी अच्छा हमारा है, उनसे भी बेटर हमने अपना एफआर में चीजें एक्सप्लेन कर रखी हैं। अभी जब वो चीज को आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर आप देखोगे आपको कितना सही लगेगा कि कैसा लिखा गया है। आगे ये गारंटीड है हमारे नागरिकों को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। राइट, ये जितने भी हमारे नागरिक हैं, अब इससे आप आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि सर रिजर्वेशन भी तो है, कहां कह रहा हूं डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आप पढ़ोगे ठीक है। आप बोलोगे सर अंबानी जी के साथ तो कुछ और बर्ताव हो रहा है ना, हम अभी कुछ करते हैं हमारे साथ कुछ और होगा, सलमान भाई तो कुछ और उनके साथ कुछ और बर्ताव हुआ, अभी हम करते हैं अगर गाड़ी चला दे किसी के ऊपर, है ना, तो हमारे साथ कुछ और होगा। तो डेफिनेटली वो चीज क्या है वो देखेंगे हम, ठीक है। बट जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो उसमें यही था कि यार हम जितने भी नागरिक हैं, हमारे जितने भी नागरिक हैं उनको हम एक समान ट्रीट करें। लेकिन यहाँ पे आप सोचो एक बात बताओ, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर मैं बोलूं कि मैं नागरिकों को या जितने आप लोग, अगर मैं आप सबको इक्वल ट्रीट करूं तो क्या वो रियल इक्वलिटी होगी? रियल इक्वलिटी नहीं होगी ना वो। अब मान लो आप में से किसी को टेंस नहीं आता और किसी को टेंस अच्छे से आता है, मुझे आपको इंग्लिश पढ़ाना है। अब अगर मैं आपको इक्वल ट्रीट कर दूं कि यार नहीं आप सबके साथ इक्वल तरीके से बिहेव करूंगा, तो मैं अगर ऐसा पढ़ाऊं कि अच्छा यार इनको टेंस तो आता ही होगा, टेंस आता है, मैं पढ़ाता हूं इनको रूल्स, टेंस क्यों पढ़ाऊं। पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे ना जिनको टेंस पढ़ाऊं, तो अगर मैं उनको टेंस पढ़ा रहा हूं तो जिनको आता है उनको लगेगा यार टेंस क्यों पढ़ा रहा है, यार टेंस क्या है यार, ये आदमी टेंस क्यों पढ़ा रहा है, ऐसी फीलिंग आएगी ना। राइट, यही तो है देश में हमारे। आपको लगता है कि यार क्यों कर रहे हो ये, बट देयर आर पीपल जिनको जरूरत है उस चीज की, समझ रहे हो। मैं दिखाऊंगा आगे व्हाट इज इक्वल इक्वालिटी बिफोर लॉ, व्हाट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो चीज हमारी जो अलग है वो यही है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक आएगा अभी। चलो आगे, जरा मैं इसको चार्ज में लगा लेता हूं, ठीक है। तो तक रीड करो। देयरफॉर इसको पढ़ते हैं पहले। देयरफॉर द इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ आवर नेशन। हमारे देश की संप्रभुता, अखंडता, डिग्निटी को मेंटेन रखने के लिए भी एफआर में चीजें मेंशन है कि हमारा देश सर्वोपरि होगा, हम रहे या ना रहे, भारत ही रहना चाहिए। राइट, तो ये चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं पे जोर दिया गया है, ठीक। जरा लगा देते हैं चार्जिंग, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, सुमोटो क्या है यार, तुम लोग भी जवाब दे दिया करो यार, कोई पूछता है कमेंट में। एक भाई से पूछा सुमोटो क्या है, बता दो यार तुमको। चलो भैया, आप जो पीडीएफ भेजते हैं उससे नोट्स बनाता हूँ। अरे क्यों सच मेहनत कर रहे हो, ये नोट्स ही तो है तुम्हारी। पॉलिटी के नोट्स अगर बनाने जाओगे ना, एक दूसरी लक्ष्मीकांत लिख दोगे आप, अगला इंपॉर्टेंट है वहां पे। उसकी जगह उसी को, जब मैं आपको स्लाइड क्यों भेज रहा हूँ उसी भेजो ना, तो आप उसी को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। राइट, चलो सर आप ऐसी बातें बोल देते हो कि उन पर रील बननी चाहिए, आपके लिए तो होता है बैकग्राउंड म्यूजिक रा 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 रा। वैसा कुछ मतलब पढ़ जा, हाँ ठीक है भाई, याद रखिए। ओके आगे देखते हैं, ठीक है आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा ये हमारे राइट से। आप एक बार देख लो कौन कौन से हक हैं हमारे पास, इनको अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक एक करके, ठीक है। पहला है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट
अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको डिलीट कर दिया गया है। जल्दी से आपको पता होगा आर्टिकल कौन से ये लिखा हुआ है वैसे तो, है ना? 44th अमेंडमेंट, जिससे आपका विशेष तौर पे नाता रहा है। और यहाँ जरा मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आप सबके बीच मंच पर मैं बुलाना चाहूंगा संध्या वर्मा जी को। अनम्यूट करिए। संध्या वर्मा। हेलो सर। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ सर। कहाँ से हैं सर आप? सर छत्तीसगढ़, बलौदाबाजार। अच्छा ठीक है, ओके सर। मुझे ये बताओ, ये 44th अमेंडमेंट के बारे में हमने बहुत सुना है ना, बहुत पढ़ा अभी जब से हमने पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट किया। कहाँ है 44th अमेंडमेंट? क्या क्या पढ़ा है इसके बारे में? जल्दी समराइज कर दो बच्चों के लिए। सर आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं। सर अभी रिवाइज नहीं हो रहा सर, याद ही नहीं है। अभी रिवाइज याद नहीं है? यस सर। ओके ठीक है सर, कोई बात नहीं। फिर पता है यहाँ पे फिर एज अ टीचर क्या आती फीलिंग, कितना एफर्ट डाल रहे हो भाई, सच बता रहा हूँ। अच्छा, सपना याद अनम्यूट करो प्लीज। सपना सपना, अरे जिनको पता है मुझे उनसे चलो ठीक है, उनको उनके ठीक है, लेकिन यार दोस्त वही बात है ना, क्वालिटी वाली, है ना? सबको सोचना पड़ेगा ना यार। सपना अनम्यूट करो प्लीज। चलो ठीक है फाइन, ओके। ये चीज़ ना आपके माइंड में ऐसे हो जानी चाहिए कि 44th हमने कहाँ पढ़ा था। इमरजेंसी पूरे में आपने 44th अमेंडमेंट ही पढ़ा था, क्यों? क्योंकि इमरजेंसी ऐसे खत्म हुई, उसके बाद 44th अमेंडमेंट की बारी थी। इमरजेंसी में जो भी चेंजेस हुए थे, हाँ 42nd से चेंज हुआ था वो ये था कि इमरजेंसी देश में किसी एक पार्ट में भी लग सकती है और पूरे देश में भी लग सकती है, हमारी नेशनल इमरजेंसी, दैट वाज इन 42nd अमेंडमेंट। बट बाकी चीजें हमारी 44th में ही थी। 38 अमेंडमेंट से जो हमने जुडिशियल रिव्यू से इम्यून किया था तीनों हमारे इमरजेंसीज को, वो हमने 44th से ही रिवोक किया था, राइट? 44th से ही बोला गया कि कैबिनेट को लिख के देना पड़ेगा तभी लगेगी हमारी इमरजेंसी। ये आर्टिकल्स पता होने चाहिए आपको यार अभी, अमेंडमेंट्स वाले, ठीक है? तो उसी हमारे 44th से हमने राइट टू प्रॉपर्टी को भी डिलीट किया था, जिसको हमने फिर एक लीगल राइट बना दिया है, जो कि हमारे आर्टिकल 300 ए में है। अब अगर ये ना हटाया जाता, आज आप देखो इतना डेवलपमेंट अगर हो रहा है, रोड्स का देखो नेटवर्क इतना फैल रहा है, राइट? रोड्स वगैरह इतनी सही हो रही है, ठीक है? अगेन आई एम नॉट हियर टेलिंग कि मैं किसी का फैन हूं या मैं किसी पार्टी का हूं, बट श्योरली आपने मेरे को देखा होगा क्रिटिसाइज करते हुए भी गवर्नमेंट को। और कुछ चीजें हैं जिसको हम अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, स्पेशली रोड। रोड कनेक्टिविटी इज वन थिंग जहां पे वी श्योरली कैन अप्रिशिएट, राइट? तो उस चीज के लिए क्या है ना, उस चीज पे जमीन चाहिए भाई। अब अगर जमीनें नहीं होगी, पहले क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी थी, कहां से जमीन मिलती है ना, लोग मना कर देते। तो बाद में उसको हटा दिया गया उस टाइम पे 1978 में, राइट? तो ये भी हमारा 44th अमेंडमेंट से हुआ था। देन सबसे इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल विच इज आर्टिकल 32, जहां पे हम रिट्स पढ़ेंगे। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। उसके पहले यहाँ कुछ फीचर्स हैं जो आप खुद ही समझ जाओगे पढ़ते हुए, लेकिन एक बार मैं आपको यहाँ पे ब्रीफली समझा देता हूँ। देखो, कुछ हमारे एफआर ऐसे हैं जो केवल नागरिकों के लिए हैं और कुछ दोनों को मिलते हैं। कौन कौन से? अभी मत रटो, जब मैं आपको सारे एफआर पढ़ा दूंगा आप खुद समझ जाओगे। जब आपको बोलूंगा कि यार तुमको सरकारी नौकरी में फॉर्म भरने का अधिकार क्यों है, तो आप खुद समझ जाओगे कि सर यहाँ पे तो किसी फॉरनर्स को नहीं मिलना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं मिलता वो, राइट? नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे इन पे चेंजेस कर सकते हो। एक बड़ा क्वेश्चन उठा बाद में जाके कि क्या हम अपने एफआर को अमेंड कर सकते हैं, क्या हम अपने एफआर को अमेंड कर सकते हैं? क्या किया गया है, आपने देखा होगा 21A ऐड किया गया, राइट? डेफिनेटली अभी ईडब्ल्यूएस वाला था 15th आर्टिकल में, आर्टिकल 15 में हमने चेंजेस किए। तो डेफिनेटली हम अपने एफआर को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन 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 देयर इज अ बट ये है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ ना करें। पॉइंट बस ये है, आप जब घर बनवाते हो, घर में आपने दीवार तोड़वा दी अपने घर की, है ना, नई छत बनवा दी, नया ऊपर बाउंड्री करवा दी, लेकिन क्या आप नींव के साथ छेड़छाड़ करते हो? क्या नहीं करते हो ना? आप जो भी करते हो चेंजेस आप ऊपर कर रहे हो, नींव में आप चेंज नहीं करते हो। बेस आपका एक बार ही बनता है। सेम गोज विथ योर प्रिपरेशन। जब आप पढ़ाई करते हो तभी मैं आपको बोलता हूँ कि एक बार ऐसा पढ़ो 3 महीने 4 महीने की, उसके बाद आपको हर सीरियस के पहले सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। वो होता है बेस। तो जब आप फंडामेंटल राइट्स का जो बेस है कि देश हमारा सेकुलर है, हम सॉरेन हैं, हम सबको बराबर मानते हैं, ये चीजों पे आप चेंज नहीं कर सकते हो। इन चीजों को हम चेंज कर ही नहीं सकते हैं भाई, ये आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर में। लेकिन मजे की बात पता है क्या है? कि बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअली डिफाइंड नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि यार यही चीजें हैं कि यार देश सेकुलर है या देश हमारा अखंड है, राइट? यूनिटी है हमारे देश में, इन सब चीजों को हम लोग बदल नहीं सकते। ठीक, समझे? मेंशन लेकिन नहीं है। हरियाणा में हिंसा हो रही है, आपको क्या लगता है सरकार गिर सकती है? यार हिंसा हो रही है उस पर सरकार गिर जाएगी, ये तो मतलब कोई तुक नहीं हुआ। आप श्योरली क्रिटिसाइज कर सकते हैं हम लोग, है ना, सरकार से मांग सकते हैं रिजिग्नेशन कि यार क्या कर रहे हो, आपके नाक के नीचे सब हो रहा है, श्योरली वी कैन क्वेश्चन। बट सरकार गिरती केवल इस पॉइंट पे है दोस्त कि उनके पास मेजोरिटी नहीं होती, या तो वो खुद से रिजाइन कर दें मोरल ग्राउंड्स पे। आपने देखे होंगे मिनिस्टर्स को रिजाइन करते हुए और मोरल ग्राउंड्स की, भैया यार हमें लग रहा है कर देना चाहिए रिजाइन, कुछ नहीं करते। दोनों है, ठीक है? चलो भैया बैकग्राउंड ऐसे ही रखा करो, व्हाइट में प्रिंट आउट कराने में इजी रहता है। ओके, आगे। कैन इंपोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, सच रिस्ट्रिक्शंस आर रीजनेबल और नॉट डिसाइडेड बाय द कोर्ट। यानी कि आप इन पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हो। वही बात है कि इमरजेंसी के टाइम पे हम इनको रोक भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं भाई बहुत ही एकदम हमारे एब्सोल्यूट है कि अब इनके सामने कोई और बंदा टिकेगा नहीं, या कोई आप इसमें कुछ चेंज नहीं कर पाओगे, या आप इनको हटा नहीं पाओगे टेम्परेरी पीरियड के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप सब कुछ कर पाओगे। आगे, ऑल अवेलेबल अगेंस्ट आर। देखो ये बस कीवर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये वर्ड्स ना पेपर में आपको पूछेगा और आप रहोगे वहां पे कंफ्यूज, किया क्या पूछ लिया, ठीक है? यहाँ लिखा है कि हमारे ऑल अवेलेबल अगेंस्ट दी आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट एंड सम एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। यानी कि जो भी आपको ये हक दिए गए हैं कहीं ना कहीं सरकार के या स्टेट के अगेंस्ट दिए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हक होंगे जो आपको प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको समझाता हूँ, हम बोलते हैं कि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, सरकार तो बिल्कुल नहीं करेगी। सरकार नहीं बोलेगी ना तुम भाई गरीब हो, सॉरी तुम गोरे हो, तुम काले हो, तुम ये हो, तुम फला हो, तुम फला हो, है ना, आप इस कास्ट के हो, आप इस रिलीजन के हो। सरकार डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। और क्या मैं कर सकता हूँ क्या, अगर मैं पब्लिक डोमेन में हूँ, राइट? फॉर एग्जांपल आप एडमिशन लेने आओ यहाँ पे, क्या मैं आपको बोल सकता हूँ क्या कि नहीं तुम तो काले हो लव, तुमको मैं कैसे ले लूँ एडमिशन, कैसे हो जाएगा तुम्हारा? नहीं बोल सकता ना, तो मैं हूँ प्राइवेट इंडिविजुअल ना। भले मैं प्राइवेट इंडिविजुअल हूँ लेकिन नहीं कर सकता ना। हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन है केवल ऑन द ग्राउंड ऑफ मनी। तभी अमीर और गरीब है, लेकिन यहाँ पे बाकी कोई तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं। ठीक, समझे? रिजर्वेशन पढ़ोगे, अभी रुक जाओ। रिजर्वेशन आएगा। हाँ, चलो रिजर्वेशन पढ़ोगे हर्ष, वही तो बता रहा हूँ आपको मैं।
बिहार गवर्नमेंट कास्ट बेस्ड जनगणना करा रही है, ये हुआ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन कैसे बोलोगे? डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली वो चीज है कि यार, अभी देखो, आप देखोगे तो चीज, अब जैसे वही बात है ना, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते ना यार। मुझे एक बात बताओ, अब क्या इधर देखो, क्या अंबानी जी ये क्वेश्चन कर सकते हैं क्या कि यार ये तुम लब से टैक्स तो लेते नहीं हो, मुझसे टैक्स ले रहे हो? नहीं कर सकते ना। अंबानी का डिस्क्रिमिनेशन है ना वो, कि तुम वो उतना टैक्स दे रहे हैं, तुम कुछ टैक्स नहीं दे रहे हो, या हम लोग उतना टैक्स नहीं दे रहे हैं जितना अंबानी दे रहा है। समझ रहे हो? उसको आप चाहो तो डिस्क्रिमिनेशन बोल दो या ना बोलो। तो ये दो चीजें हैं, सब्जेक्टिव है थोड़ा सा, देखते हैं इसको, ठीक है आगे। तो एफआर हमारे होते हैं नेगेटिव इन कैरेक्टर, जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था, यानी कि ये सरकार से क्वेश्चन पूछते हैं, सरकार के ऊपर लिमिटेशन लगाते हैं, राइट। व्हाइल अदर्स आर पॉजिटिव इन नेचर, कन्फरिंग सर्टेन प्रिविलेजेस ऑन द पर्सन। इसमें आपको कुछ पॉजिटिव चीजें भी मिलती हैं, आगे आप देखोगे, राइट। आपको जीने का अधिकार है, आपको बाकी चीजें भी हैं, कुछ इसमें आपको पॉजिटिव चीजें भी मिलेंगी, बट सरकार के लिए चीज नेगेटिव होगी। तुम्हारे लिए तो पॉजिटिव ही है ना, तुम्हारे लिए तो पॉजिटिव है, हमारे लिए पॉजिटिव है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए, स्टेट के लिए इट इज नेगेटिव। आगे ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, दे आर जस्टिसेबल, यू कैन गो टू एनी कोर्ट, इधर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर आपको लगता है, यूजिंग आर्टिकल 32 आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और उनको बोल सकते हैं कि मेरा ये वाला राइट नहीं मिला मुझे, या यू कैन सीक, राइट, वहां पे सुप्रीम कोर्ट में जाके हेल्प। तो ये है हमारे फीचर्स एफआर के। डिफेंडेड एंड नॉट गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट, ऑब्वियसली हमारा जो गार्जियन है, राइट, कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। नॉट सैक्रोसेंट का मतलब क्या होता है? परमानेंट हमारे नहीं होते हैं। वही बात है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ किए बगैर यू कैन मेक चेंजेस, सस्पेंड हो जाएंगे, बाकी सारे हो सकते हैं एक्सेप्ट 20 और 21, और 6 राइट हमारे हैं जो आर्टिकल 19 ये पढ़ दिया आपने, राइट, ये हमारे ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे जब हम वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड्स पे, राइट, इसको हम डिक्लेयर करेंगे। नॉट ऑन इंटरनल इमरजेंसी, ये चीज आर्टिकल 358 में लिखी थी जो हमने पढ़ी थी इन इमरजेंसी। कोई यहाँ ऐसा बालक तो नहीं है जिसने इमरजेंसी की क्लास में एब्सेंट था, या जिसने रिकॉर्डिंग में देखी हो? फिर ठीक है, फिर ठीक है, आरती जी देखिए फिर, वरना ऐसा तो फिर समझ नहीं आएगा आपको कि 358 में क्या था, है ना। आगे FR2 मेंबर ऑफ, ये आपके लिए, आप कल जाओगे सेना में, कोई FR नहीं है, ठीक है। इस चक्कर में मत आओ कि नहीं, सुनो सुनो, अभी पाकिस्तान को पहले जाना है, एक स्टेटस लगा देता हूँ, बता देता हूँ अपने फॉलोअर्स को, उसके बाद जाता हूँ, नहीं है, ठीक है। बोलने जाने की आजादी कुछ नहीं है दोस्त। जब आप मेंबर हो आर्म फोर्स के, पैरामिलिट्री फोर्स के, पुलिस फोर्स के, इंटेलिजेंस, बेसिकली देश की सिक्योरिटी सबसे ऊपर आएगी, तो रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं फॉर श्योर, राइट, उनको एब्रोगेट भी किया जा सकता है। अभी देखो आपने सोशल मीडिया पे नहीं है, अलाउड नहीं है, तो आपको दिखता होगा टैंगो चार्ली, तो पता नहीं क्या क्या है ना, नाम तो जितने भी तुमको दिखते हैं ना, ये अकाउंट साहब, हाँ, तुषार भाई तो डालते हैं स्टेटस, तुम अपना काम करो, ठीक है। तुमको कहाँ दिख रहा है स्टेटस का? छुट्टी में आता ना, उसने तब डाला था। वो आता छुट्टी ना तो इकट्ठा डालता है 6 महीने को। तुम भी वही करोगे, ठीक है, अकेडमी में जाके फोन, अरे ठीक है, अकेडमी में कोई दिक्कत नहीं, अकेडमी में आप अभी ऑफिसर नहीं बने हो, फोन अलाउड है नहीं हो, तो रूल्स वहाँ अकेडमी के हैं, लेकिन जब आप होंगे सेना में, तब क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है आगे। एफआर कैन बी रिस्ट्रिक्टेड वाइल मार्शल लॉ, मार्शल लॉ पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल 34 में, विच इज डिफरेंट, राइट, विच इज डिफरेंट। मार्शल लॉ क्या होता है? जहाँ पे आर्मी का रूल बेसिकली लगता है कुछ एरियाज में, राइट, आपसे भी आपने सुना होगा यहाँ पे, ठीक है, तो वो डिफरेंट है, वहाँ पे एफआर को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, लोगों का, लोगों के एफआर को आप वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ये इमरजेंसी से अलग होता है। आगे, मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल व्हाइल अ फ्यू ऑफ देम कैन बी इन्फोर्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ लॉ, करेक्ट। इन सब के लिए पार्लियामेंट या स्टेट हमारी बना सकती है लॉ। ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा कि हमारे इन चीजों के ऊपर लॉ कौन बना सकता है, या तो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक। ये चीज है हमारी, ये कुछ ब्रीफ में हमने पढ़ा कि हम एफआर जो पढ़ने वाले हैं उसमें क्या क्या चीजें अलग गिवन है, ठीक है, ये हमारा पूरा ब्रीफ था। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आगे। तो एक बार इसको देख लो, इस आर्टिकल में आपको क्या देखने को मिलेगा? राइट टू इक्वलिटी हमारा यहाँ पे है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स हमारा है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ये सारे राइट्स हमारे हैं जो कि हमको यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। एफआर में हमको इन सब चीजों को बालक यहाँ पे जाके सॉरी देखना है, ठीक है। चलिए, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्टेट की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा? सारे, कोई भी जिसके पास पावर है, चाहे वो सरकार हो, पार्लियामेंट हो हमारे देश की, राज्य की सरकारें हो, लोकल अथॉरिटीज हो, ये सारी चीजें आएंगी हमारे, कोई अदर अथॉरिटी है मतलब जिनके पास हमारी कोई सरकारी बॉडी होगी। स्टेचुरी क्या होता है? स्टेचुरी बॉडी वो बॉडी होती है जिनको हम लोग किसी एक रूल से बनाते हैं, जिनको हम पार्लियामेंट से कोई एक एक्ट पास करते हैं, और उससे अगर कोई चीज बनती है उसको हम कहते हैं स्टेचुरी बॉडी। आगे आप पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हमारी कौन सी हैं, स्टेचुरी बॉडी कौन सी है। स्टेचुरी बॉडी वो बॉडीज हैं जिनको हम किसी एक्ट से बनाया गया होगा, ठीक है, उनको हम कहते हैं। तो ये सारा हमारा गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, ऑल लोकल अथॉरिटीज, ऑल अदर अथॉरिटीज, ये सारी चीजें हमारी स्टेट के अंडर आती हैं, इस बात को ध्यान रखना। और यहाँ पे इवन प्राइवेट बॉडी और एन एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, यानी कि भाई मैं, अगर जैसे मैं पब्लिक डोमेन में हूँ, मैं अगर कुछ लोगों को मैं एम्प्लॉयमेंट पे मैंने रखा हुआ है, या मैं कुछ यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ, राइट, तो मैं भी वही चीज फॉलो करूंगा जो एक स्टेट फॉलो करेगा। जो अपेक्षाएं उनसे है, सरकारों से हैं, वही अपेक्षाएं मुझसे भी हैं कि मैं भी इक्वलिटी को बढ़ावा दूंगा, मैं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करूंगा जो सरकार से हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। ये है हमारा डेफिनेशन आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 13 कहता है कि ऐसे ऐसे लॉज जो इनकंसिस्टेंट होंगे कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि ऐसे लॉज अगर मान लो सरकार ने बना दिया जो एफआर के अगेंस्ट होंगे, तो वो चीज आएगी अंडर जुडिशियल रिव्यू, यानी कि कोर्ट इन पे खुद से क्वेश्चन करके उनको नल एंड वाइड करार दे देगा। सिंपल। आर्टिकल 13 कहता है कोई ऐसा अगर कल के दिन सरकार रूल बनाती है, मान लो कल सरकार रूल बनाए कि भैया जी कल से किसी को खाना या सबको खाना मिलेगा, राइट, या इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग को खाना मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा, मतलब कुछ ऐसा जो डिस्क्रिमिनेटरी हो थोड़ा सा, राइट, या ऐसा जो एफआर के अगेंस्ट हो, इन दिस केस क्या करना होगा? यहाँ पे सरकार हमारा, यानी कि हमारा जो कोर्ट्स हैं, वो क्या कर सकती हैं? वो उस पर्टिकुलर लॉ को नल एंड वाइड करार दे सकती हैं अंडर जुडिशियल रिव्यू।
राइट, यानी खुद से क्वेश्चन कर सकती हैं उस चीज को कि जो आपने बनाया है ये ठीक नहीं बनाया है। ठीक है, बस यही हमारा है। दिस पावर टू कन्फर ऑन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों के ऊपर है कि अब वो किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर इनवैलिड करार दे सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लेगा आर्टिकल 13, एज पर आर्टिकल 13 कौन कौन से कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ऐसे लॉज जो एफआर के अगेंस्ट होंगे उनको नल एंड वॉइड यानी कि खत्म कर सकते होंगे। बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ध्यान रखना, लोअर कोर्ट्स के पास ये पावर नहीं होती। ठीक, चलिए अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे। ये लॉ वही आपका लॉ का मतलब यहां पे क्या है आपको एक्सप्लेन किया गया है। आर्टिकल 14 यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं। 14 से 18 पहले हम पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे बराबरी का अधिकार पहले आपको दिया गया है। बराबरी का अधिकार कैसे दिया गया है इस चीज को जरा हम समझेंगे अपने आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच, राइट, कि बराबरी का हक हमें कैसे मिला हुआ है इस चीज को जरा अपन को यहाँ पे समझना है। ठीक है, रीड करिए इसको। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है बालक? लास्ट फीचर गलत है मतलब है? अनम्यूट करो। हेलो, कौन सा feature? गुड मॉर्निंग भैया। Morning. सर वो लास्ट फीचर में लिखा है ना कि सच अ लॉ कैन ओनली बी मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। हम्म। सर इसमें सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकता है, अगर स्टेट बना देगा तो यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी ना। अच्छा, आर्टिकल 35 का नाम सुना है कभी? हाँ सर। क्या कहता है? सर वो डायरेक्टली एनफोर्सेबल हैं कुछ। है? सर कोई डायरेक्टली एनफोर्सेबल हैं और कुछ अच्छा, लॉ बना सकते हैं। पढ़ो। सर वही लिखा है सर, देखो। तो वहां पे तो ये लिखा था ऊपर भी। सर और लिखा है वहाँ पे ना। क्या बात कर रहे हो? सेम नहीं लिखा है? नहीं सर। कहाँ पे था? सर यहाँ फीचर में लास्ट फीचर। हाँ, बीसीसीआई स्टेट होगा बिल्कुल। ठीक है, बीसीसीआई जैसे यार मतलब देखो कोई भी, अब बीसीसीआई जब मैं स्टेट में आऊंगा तो बीसीसीआई तो भाई बहुत बड़ी चीज होगी ना यार, राइट? जैसे मेरे अगेंस्ट भी आप ला सकते हो कोर्ट कि सर ने आज ये नहीं किया, सर ने सुना नहीं, नोट नहीं किया। श्योरली यू कैन। कहाँ लिखा है? किधर भाई सर डिस्क्रिमिनेट कर ये दिया? सर ये रहा। हाँ ये ये वाला, most of them लास्ट। are directly enforceable while a few of them can be enforced on the basis of law. Okay, such law can be made only by parliament. यहाँ पे not होगा, ठीक है? सॉरी, थैंक्स यार। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर मैथ्स नहीं देखे, जाओ कोर्ट आज। भैया लॉ अबॉलिश अगर हाई कोर्ट करता है तो फिर वो कंफर्म होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो? नॉर्मली अगर वो तो सजा में होता है, जैसे मान लो आपको अगर 7 साल के ऊपर की सजा अगर हो रही है, राइट, तो श्योरली इसको आपको कंफर्म करना पड़ता है फ्रॉम हाई कोर्ट। अगर आपको मान लो हो रही है कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है, तो उस चीज को भी आपको कंफर्म करना पड़ेगा हायर कोर्ट। चलिए आगे। तो पहला हम पढ़ेंगे भाई साहब यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी हम पहले यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसमें हम आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बारे में चीजें पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 14 से 18 में हमें मेंशन मिलेगा राइट टू इक्वालिटी का, जो कि स्टैंड द फर्स्ट एमंग द एफआर एंड इट कंसिस्ट, यहाँ पे बड़ी सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, बड़ी सारी चीजें आपको बालक यहाँ पे देखने को मिलेंगी इस हमारे राइट टू इक्वालिटी में। वो चीजें क्या है जरा अभी यहाँ पे अपन को समझना है। ठीक है, देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दो चीज हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 दोनों अलग है, दोनों में अंतर है थोड़ा बहुत। क्या अंतर है देखेंगे अभी हम लोग। ये आर्टिकल 14 में हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 15 में हम पढ़ेंगे कि यार डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में किस कुछ ग्राउंड्स पे हम नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 16 में हम पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 में हम पढ़ेंगे अनटचेबिलिटी। 18 में पढ़ेंगे टाइटल्स, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, राय बहादुर, महाराज, ये सब टाइटल, एंजल प्रिया, ये सब टाइटल आप नहीं दे सकते हो खुद को। एबोलिशन ऑफ टाइटल है हमारे देश में। ठीक है, समझे क्या? ओके, मेरा प्राइवेट है। अब यार ऐसे तो होटल्स भी प्राइवेट होती हैं। अगर होटल्स प्राइवेट है, मुझे एक बात बताओ, तो ऐसा नहीं है ना कि वो डिस्क्रिमिनेट कर सकती हैं दोस्त। भले प्राइवेट है लेकिन यार कहीं ना कहीं आके वो लार्जर मास को अफेक्ट कर रही है ना, तो राइट्स तो कंजर्व करने पड़ेंगे ना सरकार को दोस्त। सिंपल। ठीक है, चलिए, तो पहले से स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 14 से। ध्यान से देखना, बहुत मस्त टॉपिक आप यहाँ पढ़ने वाले हो। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता है एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहते हैं, दोनों हमारे अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, दोनों चीज आर्टिकल 14 में आपको मिलती है। कहीं ना कहीं आप बराबरी की ही बात करते हो यहाँ पे, लेकिन जब बराबरी की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो उसमें हम दो तरीके से बात करते हैं, राइट। उसमें हम देखते हैं कि भाई बराबरी का हक तो देना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि यार जो लाइक है, यानी जो सेम तरह के लोग हैं, उनको हम सेम तरीके से ट्रीट करें, राइट। अब ये क्या है सर, ये चीज समझ नहीं आई, समझाता हूं मैं आपको। यहाँ पे रीड कर लेते हैं इसको। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है हमारा कि आर्टिकल 14 सेज दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 कहता है कि हम हमारे देश में डिनाई नहीं कर सकते हैं किसी को भी ऑन दिस बेसिस, राइट। आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते हो कि आपको मैं ये उसके सामने, लॉ के सामने सब बराबर है। ठीक है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और होगा, अंबानी जी होंगे। जो हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो क्या कहता है, वो कहता है कि किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी। एक काम करता हूं, मैं आपको पहले इसको लिख के समझा देता हूं, फिर यहाँ हम लोग आके रीड कर लेंगे। ठीक है, कहाँ लिखूं, नीचे जगह है, यहाँ लिख दो। एक हमारा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। दूसरा हमारा है
इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। डिफरेंस नंबर 1 कि इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने लिया है फ्रॉम यूके ओरिजिन, यूके से इसको बोरो किया हुआ है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने फ्रॉम यूएस से बोरो किया हुआ है। ठीक है, दोनों चीज हमको आर्टिकल 14 में देखने को मिलती हैं। क्या है ये, जरा समझते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये बात करता है कि यार किसी को भी हम स्पेशल प्रिविलेज नहीं देने वाले, स्पेशल प्रिविलेज किसी को भी नहीं मिलने वाला, आप चाहे जो भी हो। राइट, अब यहाँ पे हम ऑब्वियसली जब आप एक्सेप्शन पढ़ोगे तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि यार प्रेसिडेंट वगैरह की हम बात नहीं कर रहे होते हैं ना, वो मर्डर करके निकल भी जाएंगे तब भी कोई इशू नहीं है, पढ़ा है आपने ऑलरेडी उसको आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। राइट, तो यहाँ हम उनकी बात तो बात नहीं कर रहे होते, लेकिन हाँ यहाँ पे जो बाकी है हमारे, हम उनकी बात कर रहे होते हैं। राइट, इक्वलिटी बिफोर लॉ हमारा क्या है कि यार चाहे वो कोई भी बालक होगा, कोई भी बंदा होगा, सब क्या है, सब हमारे यहाँ पे क्या है, सब हमारे समान है लॉ के सामने, यानी कि इक्वल सब्जेक्शन ऑफ लॉ होता है। यानी अगर आपने मर्डर किया है आपको सेम सजा मिलेगी, किसी और ने किया है मर्डर उसको भी सेम सजा मिलने वाली है। ठीक, कोई भी पर्सन, यहाँ सिंपल इसका मतलब है नो पर्सन इज एबव लॉ, कोई भी पर्सन लॉ के ऊपर, लॉ के बियॉन्ड नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है, ये कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ जो हमने यूके से लिया था। राइट, अब यहाँ पे जब आप इसको पढ़ोगे तो ये बड़ा सही लगेगा कि यार सबको स्पेशल प्रिविलेज किसी को नहीं देंगे, सब लोग लॉ के सामने बराबर है, सबके लिए नियम सेम होंगे, है ना, यही तो बात हुई। लेकिन जब इसका एक दूसरा पहलू है, वो पहलू ये है, जैसे मान लो मैं कमा रहा हूँ साल में 50 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और आप कमा रहे हो मान लो साल में 10 लाख रुपए। ठीक, आप कमा रहे हो 10 लाख रुपए, मान लो मैं कमा रहा हूँ 50 लाख रुपए साल का, करेक्ट। तो यार जो मेरे पे टैक्स लगेगा, अगर मान लो इक्वलिटी बिफोर लॉ होती तो मतलब मैं भी टैक्स देता मान लो 15%, आप भी टैक्स देते 15%, आप उस टैक्स स्लैब में आते 15% वाले में। राइट, बट ऐसा नहीं है ना, सरकार ने टैक्स स्लैब अलग अलग कर रखा है ना। अगर आपकी इनकम 15 लाख के ऊपर है देन आप 30% है, इतना कम कैसे कर दिया मैंने। राइट, जब आपका ये इनकम 15 लाख के ऊपर है तो आप 30% टैक्स दोगे सरकार को। बट अगर आपकी इनकम 10 के नीचे है, राइट, या स्लैब बने हुए हैं कि 5 लाख तक है तो आप कोई टैक्स नहीं लोगे, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो क्या कि 5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं ले रहे हो, मुझसे आप टैक्स ले रहे हो। राइट, तो ये चीज फिर आप कैसे बोलोगे यार इक्वलिटी हम दे रहे हैं कि सब लोग बराबर है, सब लोग बराबर नहीं है ना, ये बंदा टैक्स ज्यादा पे करेगा, ये बंदा टैक्स ज्यादा पे करेगा भाई, ये बंदा टैक्स कम पे करेगा, सिंपल सी बात। तो इसी चीज के लिए मेंशन किया गया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जहां पे ये बोला गया है कि जो लोग हमारे लाइक हैं, जो लोग सेम हैं, राइट, जो लोग सेम है उनको हम सेम तरीके से ट्रीट करेंगे। अगर कोई जो लोग 7 लाख से 10 लाख वाले टैक्स स्लैब में आते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 7 लाख से 10 लाख वाले टैक्स स्लैब में आएंगे, उन सब पे सेम टैक्स पड़ेगा। जो लोग कमा रहे हैं साल में 15 लाख के ऊपर, उन पे सेम टैक्स हम लोग लगाएंगे, सेम 30% टैक्स लगेगा सब पे। राइट, इसलिए ये होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फिर से देखो, इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ हमारा होता है कि सब लोग बराबर है रूल के सामने। राइट, ये हमने लिया था यूके से, जहां पे किसी को भी कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि जो अमीर थे वो तो अमीर थे पहले से ही, उनको भी सेम, उनके ऊपर भी सेम रूल लगा। जो गरीब थे पहले उनके ऊपर भी सेम रूल लगा। जो किसी और उस कास्ट के थे उन पे भी सेम रूल लगा। जो किसी लोअर क्लास, जिनको आप बोलते हो लोअर कास्ट के लोग हैं ना, बोलते हो ना आप, उन पे भी सेम रूल लगा। राइट, तो ये था इक्वलिटी बिफोर लॉ। बट जब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने लिया यूएसए से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ये कहता है कि जो लोग लाइक हैं, जो लोग सेम कैटेगरी के हैं, उनको हम सेम तरीके से ट्रीट करेंगे। जो लोग डिफरेंट कैटेगरी के हैं उनको हम डिफरेंट तरीके से ट्रीट करेंगे। कोई बंदा अगर ज्यादा कमा रहा है तो टैक्स ज्यादा देगा उसको। अब आप अडानी जी को कंपेयर हमसे नहीं करोगे कि सर तो आप इतना टैक्स दे रहे हो केवल, है ना, आपने केवल 50 लाख टैक्स दिया, अडानी ने तो 50,000 करोड़ टैक्स दिया, मैं भी हो सकता है। राइट, तो आप उनसे कंपेयर मुझे नहीं करोगे यार, आप उनको कंपेयर किसे करोगे, मे बी अंबानी जी से कंपेयर करोगे। तो लाइक जो सेम तरह के लोग होंगे वो आप आपस में कंपेयर करोगे, मुझसे नहीं करोगे। और कहीं ना कहीं आप रिजर्वेशन को भी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मान सकते हो। कैसे, जब इक्वलिटी बिफोर लॉ आया, जो गरीब थे वो गरीब रहे, जो अमीर थे अमीर रहे, जो लोअर कास्ट में पिछड़े क्लास में थे, जिनको अगर आप मानो कि वो सब चीजें नहीं मिली पहले, राइट, तो वो वही रह गए और उनके ऊपर वही सेम रूल लग गया जो किसी और के ऊपर लगा है। लेकिन जब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आया, वो ये कहता है ना कि यार अगर कोई बंदा जिसके पास जो चीज नहीं है उसको हम वो चीज देंगे, और उसको हम उसके आपस के लोगों से ट्रीट करेंगे, उससे हम उसको, उससे मतलब है उसको हम किसी दूसरे कम्युनिटी, किसी दूसरे उससे हम कंपेयर नहीं करने वाले। ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो रिजर्वेशन में ये होता है, रिजर्वेशन आप इनको देते हो, आप उनको कंपेयर किससे करोगे, राइट, उन्हीं में से करोगे। अब जिनके पास नहीं है आप उनसे कंपेयर नहीं करोगे। राइट, तो आप इनको रिजर्वेशन भी इसका पार्ट आप मान सकते हो। फिर से एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ, दोनों हमारे आर्टिकल 14 में मेंशन है, दोनों पार्ट है आर्टिकल 14 के। आर्टिकल 14 हमारा क्या कहता है कि भैया जी स्पेशल प्रोविजन किसी को नहीं मिलेंगे, कानून सबके लिए बराबर है, अगर फांसी की सजा है, सॉरी मर्डर की सजा अगर फांसी है सबके लिए फांसी होगी। लेकिन कुछ और ऐसे फील्ड्स हैं, कुछ और ऐसे केसेस हैं जहां पे हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मानते हैं, जो ये कहता है कि यार आप सेम लोगों को सेम तरीके से ट्रीट करोगे, आप हर बंदे को सेम तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हो। और ये एक तरह की इक्वलिटी है। वही बात है, जैसे अगर मैं आपको भी बोलो मुझसे रिपीट कर दो, अगर मैं रिपीट करूंगा आपको तो भाई रिपीट करके मैं क्या इक्वलिटी को आपके हनन कर रहा हूं बाकी लोगों के? आप बोल सकते हो कि सर ये इक्वलिटी कहां की है कि आपने रिपीट कर रहे हो लोगों के लिए, आप बोल सकते हो ना। बट उससे आपको कुछ नुकसान हो रहा है क्या? कहीं ना कहीं मैं उनको वो चीज दे रहा हूँ ना, उनको मैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दे रहा हूँ कि भाई तुमको समझ नहीं आया क्या, लो रिपीट में करते रहो। राइट, तो जो लोग लाइक हैं यानी सेम तरह के लोगों को आप उन्हीं से कंपेयर करोगे, जो बाकी लोग हैं आप उनको उनकी कैटेगरी से कंपेयर करोगे। बेस्ट एग्जांपल इसका टैक्स स्लैब वाला है। अगर टैक्सेशन में आपकी इनकम 5 से 10 लाख के बीच में है, तो जो टैक्स जितने लोग कमाते हैं उतना पैसा, जितना टैक्स उन पे आएगा उतना ही आप पे आएगा।
बट अगर आप 15 लाख के ऊपर कमाते हो, जितना टैक्स 15 लाख वालों पे आता है, उनके ऊपर वालों पे आता है, उतना ही आप पे आएगा। आप ये नहीं बोल सकते कि सर 7 लाख वाले पे तो इतना कम टैक्स है, मेरे पे इतना ज्यादा टैक्स क्यों है? कहाँ है आपकी इक्वालिटी? इक्वालिटी यही है दोस्त, आप अगर ज्यादा कमा रहे हो तो आपके पास और भी चीजें तो है ना, आप लग्जरी लाइफ भी जी रहे हो, मे बी आप मतलब आपके पास बेनिफिट ज्यादा होंगे, राइट? तो ये है हमारे देश में इक्वल बिफोर, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दोनों समझ में आ गया एग्जांपल से? तो इंग्लिश में क्या लिखा है समझा दूंगा ऊपर अभी, बट एग्जांपल से मत क्लियर है। सभी को क्लियर है बालक मेरे? यस सर या नहीं सर? एक सेकंड वेट करना जरा। क्लियर है? यस, हाइट में रिजर्वेशन देने का क्या मतलब है सर? इक्वालिटी मेंटेन, हाइट में रिजर्वेशन समझा नहीं मैं। हाइट में अगर आप उनकी बात कर रहे हो, राइट? देखो कुछ लोग ऐसे एरिया से आते हैं, अगर आप जैसे पहाड़ से लोग आते हैं, राइट? अगर आप आर्मी की बात कर रहे हो, पहले तो आर्मी में नहीं है, लेकिन अगर आप किसी और भर्ती की बात कर रहे हो जहाँ पे पुलिस की भर्ती में अगर ऐसा होता है तो कुछ लोग उन एरियाज में आते हैं, उन एरिया से आते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं शायद बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, ठीक है, उनकी लोकेशन की वजह से वहाँ पे वो है, राइट? आप जब उनको दे रहे हो रिजर्वेशन तो रीजन क्या है? उनकी लोकेशन, कि वहाँ जो हाइट है लोगों की वो तो नहीं रह रही, राइट? आप उस पे दे रहे हैं उनको रिजर्वेशन, ठीक है, ये में भी हो सकता है। एक सेकंड गाइस। वेट वेट वेट, चलो। तभी वीवीआईपी और वीआईपी होता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, समझा नहीं मैं? आप लिखकर पढ़ाते हो तो अच्छा समझ में आता है। देखो वही बात है, यहाँ पे एक फोटो मैंने लगाई थी अभी ऊपर, शायद आपने देखा नहीं, एक फोटो लगी थी अभी ऊपर। उस फोटो में आपको बढ़िया से क्लियर हो गया था कि क्या है इक्वालिटी का एक्चुअल मतलब। इक्वालिटी का ये है, अब देखो आप बोलोगे सर इसको भी हमने टेबल दे दी, इसको भी दे दी, इसको भी दे दी, ये मेरा बराबरी है, क्या यही है आपकी इक्वालिटी? बेचारा मैच नहीं देख पा रहा है अभी। बेचारा मैच नहीं देख पा रहा है। इक्वालिटी क्या है? दिस इज इक्वालिटी बट दिस इज इक्विटी। इक्विटी क्या होती है कि जिसको जरूरत है आप उसको दोगे, जिसको जरूरत नहीं है उसको नहीं दोगे ना। अब सब्सिडी अंबानी जी को आप नहीं दोगे ना यार, गरीबों को ही दोगे ना, गैस सिलेंडर पे सब्सिडी, समझ गए? दिस इज आर इक्वालिटी, दिस इज आर डेफिनेशन ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अभी क्लियर है? आर्मी में भी होता है यार, आर्मी में तो मुझे नहीं पता ऐसा होता होगा, जितना मुझे नॉलेज है दोस्त, है ना? आर्मी में तो नहीं है ऐसा। अगर आप सीरियस इनकी बात करें, हाइट का देखो, हाइट तो होगी भाई, ये रिक्वायरमेंट है। अब आप देखो, अब आप ये बोल दो इधर देखो, आप ये बोलो कि सर 20 से 25 साल वाले क्यों अलाउड है सीरियस देने के लिए, 24 साल तक क्यों दे सकते हैं सर, उसके ऊपर क्यों नहीं दे सकते? 30 साल अगर आके बोलते तो ऐसा नहीं है ना, रिक्वायरमेंट भी तो होती है यार। आप उस प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है, आप में नहीं है, राइट? वो चीज भी तो है, ठीक है। हम्म, तुम्हें जरूरत है रिकमेंडेशन की, अच्छा। एमपी पुलिस में एससी एसटी को 10th पास मांगा गया है, सेम प्रिंस जी, सेम रीजन है, राइट? लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक, अलाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, बिल्कुल सेम रीजन। फॉर्म में लड़कियों से फीस क्यों नहीं ली जाती? डिस्क्रिमिनेशन। कभी देखा कितने लोग फॉर्म भरते हैं, कितने लड़कियां होती है, कितने लड़के होते हैं? अगर मैं आर्मी का, अगर मैं मान लो क्या बोलते हैं उसको, हायरिंग कर रहा हूँ, तो मैं ये भी कोशिश करूंगा ना यार कि जो तबका कम है रिप्रेजेंट, अगर लड़कियां कम आ रही हैं, लोग कम फॉर्म भर रहे हैं, तो मैं ये कोशिश करूंगा ना कि काम करता हूँ, फ्री कर देता हूँ, देखते हैं कितने लोग भरते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी ना है, ये तो बढ़ावा देने के लिए दोस्त। हर जगह डिस्क्रिमिनेशन है, इतना पढ़ने के बाद तुमको लग रहा है डिस्क्रिमिनेशन। चलो ठीक है, तो ये था। अब यहाँ पे एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं क्या लिखा है। तो आर्टिकल 14 कहता है स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। देखो अपने को सिर्फ मतलब है पॉलिटिक्स, ठीक है, अपने को पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, ठीक? आपकी कुछ भी ओपिनियन हो अबाउट रिजर्वेशन, मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि क्या चीज है, क्या है इक्वल इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्या है इक्वल प्रोटेक्शन, खत्म। आपको लगता है कि ये गलत है, राइट, ये चीज होनी चाहिए, तो आपकी चॉइस है, वो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है? यू आर फ्री टू हैव योर चॉइस यार। आपके चॉइसेस कैसे होते हैं? जो आपने आसपास अपने लोगों को देखा होता है उसके बेस से बनते हैं। अब जैसे मैंने देखा अपने आसपास, आई एम फ्रॉम विलेज, आई हैव सीन पीपल यार, अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा डिस्क्रिमिनेशन, आई हैव सीन दैट डिस्क्रिमिनेशन दोस्त, राइट? तो ऐसा नहीं कि मैं अपना ओपिनियन आप पे थोपूंगा या आप अपना मेरे पे करोगे, राइट? सेम आपको एसएसबी में करना होता है। यू आर फ्री टू हैव योर ओपिनियन बट ऑब्वियसली यू नीड टू हैव लॉजिक, राइट? आप उसको बैक करने के पास आपके पास रीजंस होने चाहिए, सिंपल ये होता है। सही गलत कुछ नहीं होता है एसएसबी में। अगर आप सोचते हो ना कि सर इसका आंसर क्या दें, इस एसआरटी में क्या लिखें, अरे कोई आंसर नहीं है उसका। आप जो हो उसमें आप क्या कर सकते हो वो आपको बताना है, ठीक? आपकी पर्सनालिटी पे वो सूट करेगा, और अगर उनको वो चाहिए तो आपको ले लेंगे, किसी का कॉपी तो नहीं करते हैं वहाँ पे। चलिए यहाँ द प्रोविजन कन्फर्स राइट ऑन ऑल पर्सन। द वर्ड पर्सन का मतलब यहाँ पे क्या है आपको ये बताया गया है, पर्सन इंक्लूड यहाँ जो चीजें हमारी लिखी गई, ठीक है? आगे द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज ब्रिटिश, देखा हमने। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने लिया है फ्रॉम यूएसए, देख पढ़ लेते हैं इसको यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ लॉ होगा, यानी कि लॉ के सामने हर बंदा बराबर होगा, चाहे गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, कोई भी हो। नो पर्सन, चाहे वो रिच पुअर हाई लो, इज एबव द लॉ, लॉ के ऊपर कोई नहीं, राइट? लॉ के ऊपर हमारा कोई नहीं है हमारे देश में, खत्म। नाउ व्हाट इज, ये हमारा सेक्शन पे आएंगे, व्हाट इज हमारा इक्वालिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमने लिया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट? ये हमने लिया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। यहाँ पे क्या है, हम ट्रीटमेंट जो है वो अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस इक्वल ट्रीट करेंगे, यानी कि
ट्रीटमेंट इक्वल सर्कमस्टांसेस में अंबानी को अंबानी अडानी के हिसाब से ट्रीट करेंगे, हमें हमारे हिसाब से ट्रीट करेंगे, आपको आपके हिसाब से ट्रीट करेंगे। सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉज टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, और उसी चीज को यहाँ डिफाइन किया जाता है, द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अलाइक का मतलब सेम ही होता है, ये मत समझ लेना कि लाइक का मतलब तो सेम होता है, अलाइक का मतलब उल्टा होता है। नहीं, लाइक और अलाइक का मतलब सेम होता है कि सेम तरह के जो लोग हैं उनको आप सेम तरीके से ही ट्रीट करोगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप 15 लाख कमाते हैं, उसके ऊपर कमाते हैं, चाहे आप किसी भी कास्ट से आते हो, आप सेम टैक्स पे करेंगे, राइट? अगर आप 10 से 5 लाख में हैं, बीच में हैं, जितना टैक्स डिसाइड किया गया आप उतना ही पे करोगे, ज्यादा आपसे नहीं लिया जाएगा। ये होता है लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। जो सेम तरह के लोग हैं उनको आप सेम तरीके से ट्रीट करोगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो दो तरीके की इक्वालिटी हमारे देश में प्रॉमिस की गई है, वन इज इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉ एंड सेकंड इज इक्वालिटी ऑफ लॉ। वो क्या है मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना इसको। इक्वालिटी बिफोर लॉ हमारा एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, वहीं पे इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ये ऐसा क्यों है? सोचो, सोचो ऐसा क्यों है, मैं बताऊं। मान लो मैं आपको आके बोलूं कि यार मैं इतना इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ, साला मुझे भी सरकार पकड़ती है, मुझे भी जाना पड़ेगा, मुझे भी उसी रोड पे चलना है जहां तुम चल रहे हो, मुझे भी उन्हीं गड्ढों से गुजरना है, मेरे नाली में भी पानी भर गया है, मेरे सड़क में भी पानी बह रहा है, तो मेरे लिए तो नेगेटिव हुआ ना भाई। इक्वालिटी बिफोर लॉ नेगेटिव किन के लिए है? जो लोग ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। टैक्स तो मुझसे ले रहे हो, फायदा तुम इसको दे रहे हो। अंबानी जी आके कल बोल सकते हैं ना कि यार मैंने इतना पैसा दिया, तुम इसको सब्सिडी काहे दे रहे हो, बोल तो सकते हैं ना। उनके लिए तो नेगेटिव हुआ ना भाई। बट इक्वल प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि अगर मैं पैसा जितना कमाता हूं, उसी हिसाब से जो बाकी लोग कमा रहे हैं, जितना वो दे रहे हैं उतना मैं दे रहा हूं। बट इक्वलिटी बिफोर लॉ नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे आप अंबानी को और एक ठेले वाले को दोनों को बराबर आंकते हो कि अगर आपने क्राइम किया है आप भी जाओगे, आपको भी फांसी होगी, आपको भी फांसी होगी, डजंट मैटर आपने कितना टैक्स पे किया है या कितना आपकी पहुंच। अगेन हम रियलिटी की बात नहीं करते, ठीक है, हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। यहाँ पे अभी क्लियर है अच्छे से दोनों कॉन्सेप्ट? हाँ जी, टैक्स देना पड़ता है आदमी ऑफिस को, जितने भी गवर्नमेंट सर्विस में है सबको टैक्स देता है अपने आप। भैया गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल की हाई फीस को कम करने के लिए कुछ बिल्कुल कर सकती है जी, रूल्स बन सकते हैं। मजा आ गया। तो ये मजा इसलिए आया, देखो आई नो पेपर में आपसे यही पूछेगा कि हमने इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया, आई नो पेपर में पूछेगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने कहाँ से लिया। बट दोस्त आप ऐसे पढ़ोगे ना कि आप सीएपी भी दोगे या कुछ भी दोगे, इसके बाद आप कोई भी पेपर दोगे वहां पे आप कर लोगे। तो ये था हमारा ये एक्सेप्शन, आपको पता जो आपको बता दिया। दादाजी भैया जी हमारे आंसरेबल नहीं होते कोर्ट वोर्ट में, ये सब पढ़ा है आपने पहले भी। अब एक खुद आप बता सकते हो एक्सेप्शन इसके क्या क्या है, राइट? नो पर्सन इज लायबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट फॉर पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में आप कुछ पब्लिश कर रहे हो, मीडिया है, फ्रीडम है आपके पास, फ्रीडम अभी आप आर्टिकल 90 में पढ़ोगे, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। एमपी के पास जो पावर थी, एमएलए के पास जो पावर थी, पढ़ के आप यहाँ पे आ रहे हो, है ना, कि वो लोग अंदर कुछ पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, आप उस पर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे कि यार कहाँ है तुम्हारी इक्वालिटी। ये जो एक हमारा है, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे जाके। आर्टिकल 31C हमारा एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 का। कैसे? ये जब मैं आपको डीपीएस में पढ़ा रहा हूँ, जब आप आर्टिकल 39 पढ़ रहे होंगे उस टाइम ये मुझे याद दिलाना, तब मैं आपको समझाऊंगा कि आर्टिकल 39 में क्या है, कैसे वो आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन है, और क्यों बोला जाता है कि जैसे ही आर्टिकल 31C आएगा आर्टिकल 14 खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये कुछ एक्सेप्शन है जिन पे लागू नहीं होता है। डिप्लोमेट्स वगैरह आएंगे, सबके पास पावर है, इम्यूनिटी है लोगों के पास, क्योंकि ऐसे ओहदे पे बैठे हुए हैं, आपको इनको इम्यूनिटी देनी ही पड़ेगी। ठीक है, दैट्स इट। बहुत जरूरी पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पे यही है कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट जहाँ पे इक्वल और अनइक्वल को हम डिफरेंटली ट्रीट करेंगे, आर्टिकल 14 वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। इसका वही मतलब है जो मैंने आपको समझाया कि जो लोग इक्वल हैं आपको उनको इक्वल ही ट्रीट करना पड़ेगा। अगर आपने उनको अनइक्वल ट्रीट किया तो आर्टिकल 14 फिर नहीं लगता वहाँ पे, राइट? आर्टिकल 14 कहता ही यही है कि जो लोग लाइक हैं उनको हम लाइक ट्रीट करेंगे, यानी जो लोग इक्वल हैं उनको हम लोग इक्वल ही ट्रीट करेंगे, जो लोग अनइक्वल हैं उनको हम वैसे ही ट्रीट करेंगे, वरना आर्टिकल 14 नहीं लगता। ठीक, बस। आर्टिकल 14 forbids class legislation. It permits reasonable classification of person, object, and transaction by the law, but the classification should not be arbitrary, artificial, or evasive. Rather, it should be based on an intelligence, differential, and substantial distinction. जितनी ये खतरनाक लैंग्वेज लिखी है, इसका सिंपल मतलब ये है कि भैया जी जो हमारा आर्टिकल 14 है वो आप इस पे, आप इन जो बेसिक चीजें हैं आप इनको अपने पार्लियामेंट से, लेजिस्लेशन से, लेजिस्लेचर का हेल्प करके आप चेंज नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कल के दिन आप इन, वही बात है, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आप छेड़छाड़ नहीं करोगे, राइट? ये था अपना आर्टिकल 14। इतना ही काफी है आज के लिए, क्योंकि आज शुरुआत में काफी डिस्टर्बेंस हो गया था, राइट? बट कल जब हम पढ़ेंगे, कल सुबह आर्टिकल, शाम को डेफिनेटली क्लास करेंगे आर्टिकल 15। मैं आपको भेज दूंगा स्लाइड, ठीक है? पढ़ भी आप लेना एक बार खुद से, आपको बेटर समझ में आएगा। बस